गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में क्रिया जो कि विकारी शब्द है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, विकारी शब्द के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो विकारी शब्द हैं वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम क्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है परिभाषा की। इसके बारे में वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने शब्द की जगह अगर वाक्य लगा दिया तो हमारी डेफिनेशन जो है वो गलत हो जाएगी। तब जो क्रिया है वो हमारी जो मूल भाषा की धातु है, यानी कि संस्कृत की जो धातु है वही हमारी हिंदी में क्या है? क्रिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत में धातु है उसे ही हम हिंदी में क्रिया कहते हैं? ये ठीक है, लेकिन बेटा हम उसको ऐसे ही सीधे रूप में नहीं ले सकते। जो धातु है संस्कृत की उसके पीछे हमें ना प्रत्यय जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि पठ, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो वो क्या होती है? क्रिया। यानी कि संस्कृत की जो धातु है उसके पीछे ना प्रत्यय जोड़ने से हमारी क्रिया बनती है। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। तो जो क्रिया है उसके दो भेद हैं, एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना या प्रयोग के आधार पर। आज हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम सिर्फ कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है वो शुरू से लेके आखिरी तक देखना। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी जो आप सही मानते हो लेकिन वास्तव में वो गलत है। यहाँ तक कि काफ़ी ऐसे सेंटेंस भी हैं जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए होते हैं लेकिन वो गलत होते हैं। ठीक है, तो आज वो गलत कैसे होते हैं मैं इस बात का आपको प्रमाण भी दूंगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक और सकर्मक। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है, संरचना या प्रयोग के आधार पर, या हम कहें आपकी बुक्स में होता है सिर्फ संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, तो इसके अलावा जो प्रयोग के आधार पर तीन भेद और भी हैं जो आपकी बुक में कभी नहीं दिए होते, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगी जब हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक। बेटा जब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तो वो तो नाम देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, सकर्मक यानी कि कर्म सहित। अब जो मुख्य बात आती है वो ये आती है कि वाक्य में हमें कैसे पता चले कि इसमें कर्म है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। बच्चों आपको एक तो ये ध्यान रखना होगी कि वाक्य संरचना हमारी लगभग ऐसे होती है, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया। और क्रिया जो है वो सदैव अपने से पहले वाले शब्द पर प्रभाव डालती है। अगर वो पहले वाला शब्द अगर कर्म है तो क्रिया हमारी होगी सकर्मक, और अगर कर्म नहीं है तो क्रिया सीधे कर्ता पर प्रभाव डालेगी। तो क्या होगा फिर? वो क्रिया क्या होगी? अकर्मक। यानी कि कर्म है ही नहीं तो सीधी सी बात है कि क्रिया हमारी जो है वो क्या होगी? अकर्मक होगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य लिखकर बताती हूँ कि जो लगभग एनसीईआरटी की बुक में भी होते हैं और वो अशुद्ध है, और कुछ ऐसी बातें जिनको आप लगभग सकर्मक मानते हो। ठीक है, तो हमारा वाक्य है, जैसे पहला हमारा वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आमतौर पर बुक्स में क्या होता है कि आप ना क्या और किसको या किसी से आंसर निकालो, तो हमने क्या से आंसर निकाला, क्रिया के साथ हमें क्या लगाना होता है। तो जैसे उड़ते हैं, काफी बच्चे निकाल लेते हैं उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी, और वो सोचते हैं कि पक्षी हमारा कर्म है। लेकिन वास्तव में क्रिया है तो वहां पर कर्ता भी होगा, तो फिर कर्ता कौन है? पक्षी। पक्षी क्या है? ये है कर्ता। ठीक है, तो ये क्रिया जो है ये अकर्मक है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इस वाक्य पर आप ध्यान देना, जो आप संस्कृत में पढ़ते हैं, कभी पढ़ा होगा आपने संस्कृत में भी, हिंदी में भी, लगभग एनसीईआरटी की बुक में भी यही एग्जाम्पल होता है, काफी पुस्तकों में होते हैं।
वाक्य पर जरा ध्यान देना। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहां क्रिया क्या है? गिरना। क्रिया क्या है? गिरना। और कौन गिर रहा है? पत्ता। तो पत्ता क्या है यहां पर? कर्ता। ठीक है, तो कर्ता कहां आना चाहिए? यहां, या फिर क्रिया से पहले यहां? अगर हम खाली बात करते सिर्फ पत्ता गिरता है तो हमारा ये वाक्य सही है, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर ये जो है क्रिया जो है वो है गिरना, और गिरता कौन है? गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता। तो पत्ता क्या है हमारा? कर्ता। और इससे भी लगभग यही आंसर निकालते हैं कि क्या गिरता है? पत्ता गिरता है, और फिर इसका आंसर क्या देते हैं? सकर्मक, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक है, इसका सही जो सेंटेंस है वो है पत्ता पेड़ से गिरता है। ये जो है वो यहां होगा, इन दोनों के बीच में। शुद्ध वाक्य क्या है? पत्ता पेड़ से गिरता है। और ये कैसे शुद्ध है, इस बात का प्रमाण मैं आपको दे चुकी हूं। अब हम बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। कुछ और मैं आपको बताना चाहती हूं। तो सकर्मक जो है, इसमें जो क्रिया का प्रभाव कर्म पर होगा। किस पर होगा? कर्म पर होगा। और अकर्मक जो है, अकर्मक हमारी जो क्रिया है उसमें क्रिया का प्रभाव, अकर्मक जो वाक्य होते हैं उसमें क्रिया का प्रभाव वो किस पर होता है? कर्ता पर, यानी कि उसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषा की, कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर नहीं पड़ता, तो जिस चीज के ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा कर्म होगा। और कर्म जो है वो सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। ठीक है, और अकर्मक में जो है कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव सीधा जो है कर्ता के ऊपर होता है। कर्म की पहचान के लिए हम क्रिया के साथ क्या लगा के देखते हैं, लेकिन इसमें सावधानी यही देखनी है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि क्या के उत्तर में आप कर्ता को निकालते हैं। तो आपको जब भी आप क्या लगाते हैं तो कर्ता को साथ लेकर चले। जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है, तो पत्ता क्या गिरता है? या फिर हम ये कहें पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में क्या उड़ते हैं? हमें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, और हमारी जो क्रिया है वो क्या होगी? अकर्मक। अब कुछ सकर्मक के एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है? लिखना। ठीक है, और क्या लिखता है? मोहन क्या लिखता है? यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा वो पत्र, और ये हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही माँ खाना बनाती है। माँ क्या बनाती है? माँ खाना बनाती है। तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कर्ता और क्रिया दोनों को साथ लेके और फिर क्या से आप अपना आंसर निकालेंगे, फिर आपकी कोई भी कभी गलती नहीं होगी। दूसरी बात, अगर हम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी वाक्य संरचना है वो कर्ता, कर्म और क्रिया से होती है, लेकिन काफी बार जरूरी नहीं है कि कर्ता और क्रिया के जो बीच में हो वो कर्म ही हो। जैसे कि मैं कहूं मोहन तेज चलता है। मोहन तेज चलता है, यहां पर क्रिया क्या है? चलना। ठीक है, तो मोहन, अब हम कहेंगे मोहन क्या चलता है? तेज। जैसे कि आपने ये आंसर निकाला कि मोहन तेज चलता है, लेकिन बेटा आपको एक बात ध्यान करनी है कि हमारा जो कर्म है, हमारा जो कर्म होता है वो सदैव या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम। क्या होगा? संज्ञा होगा या सर्वनाम। और आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही विकारी है, इनमें परिवर्तन होता है। तो क्या तेज जो शब्द है इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो? जैसे कि तेज, तेजा, तेजी, ऐसे कुछ बोल सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, और ये क्या है? क्रिया
विशेषण है यहाँ पर। ये क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कर्म नहीं है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या से जो आंसर मिलता है वो या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम, और क्रिया का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल में लिखती हूं, जैसे कि राम ने पत्र लिखा। बेटा एक बात आपको ध्यान रखनी है, जहां भी आपको कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह मिलता है, जहां भी आपको कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह मिलता है, आप ये 3 बातें बिना सोचे लिख सकते हो। क्या? कि एक तो क्रिया जो है वो सदैव सकर्मक होगी, सकर्मक। दूसरी क्रिया भूतकाल में होगी, और तीसरा बात करते हैं हम वाच्य की, तो वो हमारा क्या होगा? वो कर्तृवाच्य होगा। यानी कि अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह है तो क्रिया हमारी सदैव क्या होगी? सकर्मक होगी। ठीक है, लिखा, राम ने क्या लिखा? पत्र लिखा। हमें उत्तर जो है वो मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है तो क्रिया सकर्मक नहीं हो सकती, लेकिन वो दोनों रूपों में हो सकती है। लेकिन अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह है तो क्रिया हमारी सदैव क्या होगी? सकर्मक ही होगी। अब हम बात करते हैं कि कर्म के आधार पर जो हमारे 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक, इनके उपभेदों की बात करते हैं। तो बेटा अकर्मक के कोई भेद नहीं है, लेकिन जो सकर्मक है इसके 2 भेद होते हैं, एककर्मक और द्विकर्मक। द्वि मतलब 2, ठीक है, या बहुकर्मक भी इसको हम बोल सकते हैं। तो द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, सीता ने गीता को मारा। ठीक है, तो सीता ने गीता को मारा, तो यहां अगर हम बात करें तो ये एक कर्मक ही है। ठीक है, तो किसको, अगर मारा, किसको मारा? गीता को। ये वैसे भी हमें पता चलता है कि जैसे कर्ता ने कर्म को, यानी कि ने के बाद अगर को विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो वो हमारा क्या है? कर्म है। और ये हमारा कौन सा कर्म होता है? ये गौण कर्म होता है। गौण कर्म जो होता है वो सजीव होता है। ठीक है, वो क्या होता है? सजीव होता है। और इससे पहले मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, राम ने पत्र लिखा, तो वहां जो पत्र है ये निर्जीव कर्म है। ठीक है, निर्जीव यहाँ जो पत्र है वो हमारा निर्जीव है। और मुख्य कर्म हमेशा निर्जीव होता है, और गौण कर्म हमेशा क्या होता है? सजीव होता है। अब मैं आपको द्विकर्म के एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें दोनों हमारे कर्म आते हैं। जैसे कि राम ने मोहन को पत्र लिखा। राम ने मोहन को क्या लिखा? पत्र लिखा। तो क्या लिखा? पत्र। किसको लिखा? मोहन को। ठीक है, तो यहां हमारे क्या है? ये 2 कर्म है, एक तो हमारा ये कर्म है और एक ये हमारा मुख्य कर्म है। यानी कि क्रिया से ठीक पहले का जो कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है, और मुख्य कर्म से पहले जो कर्म होगा वो हमारा गौण होता है। अब देखो यहाँ भी ये क्या है? ये सजीव है तो ये गौण है, निर्जीव है तो ये क्या है? मुख्य कर्म है। अब काफी बार जो है सिर्फ क्या और किसको से आंसर निकालने वाले बच्चों को मैं एक बात बताती हूँ कि हमेशा जो है वाक्य को समझना भी जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे माँ ने गरीबों को कंबल दान दिए। ठीक है, माँ ने गरीबों को कंबल दान दिए। तो अब इसमें भाई क्या दिया? ठीक है, कंबल। क्या दिए? कंबल। अगर अब हम बात करें कि किसको? गरीबों को। लेकिन इसमें ये जो उदाहरण है ना, ये एक कर्मक क्रिया का है। वो कैसे? अब बच्चे कहेंगे मैम ये किसको से तो आंसर मिल रहा है कि किसको दिए? गरीबों को दिए। लेकिन बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि देना जो है क्रिया, ये 2 प्रकार की होती है। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हम
देकर वापस लेते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जो देकर वापस नहीं ली जाती, जैसे कि दान देते हैं, उपहार देते हैं, किसी को श्राप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो हम दान देते हैं, उपहार देते हैं, जो चीजें देकर हम वापस नहीं लेते, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जहां देना, ठीक है, जहां देना हो, दान देना, उपहार देना या किसी को कोई वस्तु देना, जहां देना क्रिया होती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, हमारा कौन सा कारक होता है वहां पर, संप्रदान कारक, ठीक है। तो संप्रदान है तो वहां पर फिर कर्म कैसे होगा बेटा, ये हो सकता है कि एक ही वाक्य में एक से अधिक कारक हो, लेकिन एक ही स्थान पर दो कारक नहीं हो सकते, ठीक है। ये जब हम कारक पढ़ेंगे तब हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बेटा कुछ हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो सदैव अकर्मक होती हैं, कुछ होती हैं सकर्मक, लेकिन उनको भी हम सकर्मक और अकर्मक में बदल सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि ये उठना है, उड़ना है, रोना है, हंसना है, नहाना है, ठीक है, ये सब क्रियाएं क्या है हमारी, अकर्मक है। और अगर हम सिर्फ शब्द की क्रिया शब्द की बात करें तो ये हमेशा अकर्मक ही होती हैं। इसके साथ ही लिखना, खाना, पीना, देखना, पढ़ना, ये हमेशा जो है वो सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं। इनको हम अकर्मक नहीं बना सकते, लेकिन इनको हम सकर्मक कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे तो कुछ तो ऐसा होगा ही जो हम लिख रहे हैं, खाना कुछ तो हम खाते ही हैं, ठीक है, पीने के लिए भी कोई तो कर्म चाहिए, देखने के लिए भी और पढ़ने के लिए। लेकिन जैसे उठना है, जैसे कि मैं उठ गई, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ कि मैंने बच्चे को उठाया, ठीक है, या मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे नहलाया। तो बेटा इस आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। एक बार फटाफट मैं पूरा आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या अध्ययन किया। हमने सबसे पहले क्रिया के डेफिनेशन, उसके जो दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता। इसकी पहचान के लिए सकर्मक के लिए हम क्रिया के साथ क्या और किसको लगाकर भी देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको समझना भी होगा कि कर्ता और क्रिया को आप हमेशा साथ लेकर चलेंगे, अन्यथा आप कोई ना कोई त्रुटि वाक्य में जरूर अवश्य ही करेंगे, ठीक है। और हमारी जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनमें कोई कर्म नहीं होता। अगर हम क्या और किसको लगाकर देखते हैं तो कोई भी जवाब हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर बेटा आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते